हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम सेम 2 मैनेजमेंट का चैप्टर 1 स्टाफिंग। हमने सेम 1 में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा था। सेम 2 में हम स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। एज हमने देखा था कि स्टाफिंग मैनेजर प्रोसेस का थर्ड स्टेप है। फर्स्ट 2 स्टेप्स में प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में हमने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स बनाए थे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट किए थे। उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या प्लान करना है वो हमने डिसाइड किया था। ये प्लानिंग में था। चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजिंग में हमने पढ़ा था कि उस प्लान को अचीव करने के लिए उस गोल को अचीव करने के लिए जो हमने प्लान बनाया उस प्लान में किसको क्या काम करना है। तो हम उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि चेयरमैन हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो रिपोर्ट लेता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, उनको कंट्रोल करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंडर आते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स लाइक फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर। इन सब डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंडर आते हैं डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब हर डिपार्टमेंट के अपने अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसे प्रोडक्शन में लेबर्स आ गए, जो मतलब रॉ मटेरियल के स्टेज, जैसे रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड गुड के बीच में 3 से 4 स्टेज होते हैं। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड। तो अलग अलग एम्प्लॉयज़ अपॉइंट होते हैं अलग अलग जगह के लिए। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ये जो हमने ऑर्गेनाइजिंग में जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, ये हमने ये बता दिया कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किसकी क्या पोस्ट रहेगी। पर अब जो पोस्ट हमने बनाई है उसके लिए हमें ह्यूमन चाहिए जो कि इन पोस्टों के लिए अपने एलिजिबल हो और इन पोस्टों को बखूबी निभा सके। तो वो चीज़ हम कहाँ से लाते हैं? स्टाफिंग से। हम स्टाफिंग में व एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करते हैं जो इन कामों को खूब बखूबी निभा सके। जैसा कि हम कॉन्सेप्ट में पढ़ सकते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेरियस प्रोसेस पोस्ट आर क्रिएटेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज वाइल दोज पोस्ट कम अलाइव एट द स्टेज ऑफ स्टाफिंग। कि मतलब हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किसकी क्या पोस्ट रहेगी और किसको क्या काम करना है, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव कर सकें। पर इसमें जान आती है स्टाफिंग के थ्रू, क्योंकि जो पोस्ट बन चुकी है उसको जो काम करने के लिए ह्यूमन चाहिए वो स्टाफिंग के थ्रू आते हैं। ऑल पोस्ट आर क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर मीनिंगलेस दे आर अनलेस दे आर स्टाफ विद कम्पिटेंट इंडिविजुअल। किसी पोस्ट का कोई मतलब नहीं है अगर उस पोस्ट पे हमने कोई कम्पिटेंट एम्प्लॉय, मतलब कोई काम ढंग से काम करने वाला नहीं बिठाया। अगर जो काम कर रहे हैं वो ढंग से काम ही नहीं कर सकता है, वो एलिजिबल ही नहीं है उस काम के लिए, तो वो कहीं ना कहीं लॉस ही करेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 4 अकाउंटेंट चाहिए एक डे टू डे की अकाउंटिंग करने के लिए। पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिलेक्शन प्रोसेस थी स्टाफिंग की वो गलत होगी। तो हमने आसपास के कुछ अकाउंटेंट रख लिए जो ना एक्सपीरियंस थे ना उनके पास क्वालिफ़िकेशन अच्छी थी। तो हम देख सकते हैं कि उनकी वजह से जहाँ हमें 4 एम्प्लॉयज़ चाहिए थे वहाँ हमें 8 पड़ सकते हैं, जिससे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ेगी और हमें लॉस हो सकता है। तो स्टाफिंग एक वो चीज़ होगी कि अगर ये गलत हुई तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि देखा हर ऑर्गेनाइजेशन के पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 रिसोर्सेज होते हैं: ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल। ह्यूमन रिसोर्सेज में आता है जो काम कराता है, एंटरप्रेन्योर, ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लेबर जो काम करता है, एम्प्लॉयज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखते हैं। फिज़िकल में आ जाता है लैंड, जहाँ पे हमारी फैक्ट्री होती है, जहाँ हम काम करते हैं, मशीनरी जिसके थ्रू हम प्रोडक्शन वगैरह करते हैं, रॉ मटेरियल जो हमें फिनिश्ड गुड बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, जो जिसको कन्वर्ट करके हम फिनिश गुड बनाते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में मनी आ जाता है, जैसे कैपिटल या डेट्स। तो इन रिसोर्सेज में अगर फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज एफिशिएंट है, पर जो ह्यूमन रिसोर्स है वही हमने गलत भर दिया, गलत भर्ती कर रखा है, तो इन दोनों के भी एफिशिएंट होने का कोई मतलब नहीं। पर वहीं अगर हमारे ये ह्यूमन रिसोर्सेज एफिशिएंट है तो ये इनको भी कैसे ना कैसे काम में लेके अच्छे से रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल काम ह्यूमन को कराना होता है इन दोनों से, तो एफिशिएंसी और काम गोल्स अचीव करना सब कुछ ह्यूमन पे डिपेंड करता है। तो
अब हम स्टाफिंग डेफिनेशन देखेंगे। ये था कॉन्सेप्ट की स्टाफिंग अगर पेपर में लिखना हो तो पहले हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, फिर डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस जो पूछे हम वो लिखेंगे। तो अब इसकी स्टाफिंग की बेसिकली पेपर जब भी अटैम्प्ट करें तो डेफिनेशन से पहले एक कोट या मतलब किसी एक फिलोसफर की लाइन लिख सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफर, अकॉर्डिंग टू अ स्कॉलर, जैसे यहाँ लिख, या मैंने एग्जांपल के लिखे कोट, फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर राइट जॉब एट राइट टाइम। इसका मतलब क्या है कि स्टाफिंग का काम होता है कि सही बंदा ढूंढ के लाना सही जॉब के लिए सही टाइम पे, कि जो जॉब हमारी है उसके हिसाब से उस बंदे की क्वालिफिकेशन उतनी है कि वो जॉब ये परफॉर्म कर सकता है। और टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट करती है कि मतलब हमारे पास एक प्रोजेक्ट, हमने उसके लिए प्लान कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिया ऑर्गेनाइजेशनल, पर हम उसके लिए बंदे ही अपॉइंट नहीं कर पाए टाइमली, तो वो प्रोजेक्ट डिले हो सकता है या वो कैंसिल भी हो सकता है। तो टाइमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पर्सन के साथ साथ। तो अब इसकी अकॉर्डिंग हम ऐसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफर, ये कोटेड लाइन, फिर हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं, या ऐसी कोटेड लाइन को जो मैंने हिंदी में बताया उसको इंग्लिश में लिख के डिफाइन कर सकते हैं। फिर एक डेफिनेशन, इट इज़ अ मैनेजुअल फंक्शन ऑफ फिलिंग एंड कीपिंग फिल्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद competent employees to achieve organizational goals। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना एक बेसिक नीड है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ गोल्स की वजह से ही सर्वाइव काम करती है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए, और वो ह्यूमंस कहाँ से आते हैं, स्टाफिंग से आते हैं। कि हमने देखा है, हमें जैसे पता, देखो एग्जांपल के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 10 बंदे चाहिए, उसने 10 बंदे क्वालिफाइड चाहिए, तो उसने 10 बंदे क्वालिफाइड जो चाहिए उनको बुलाने के लिए एक एडवर्टाइजमेंट दी। जैसे हमें भी एग्जांपल के लिए देख लो, अखबारों में नहीं आता एम्प्लॉयमेंट के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हमें अकाउंटेंट चाहिए, सेज का वगैरह वगैरह क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट आती है, बैनर्स आते हैं, टेम्पलेट्स आते हैं, तो बहुत खर्चा होता है इसमें। और फिर सिलेक्शन के बाद हम उसे ट्रेनिंग भी देते हैं, कुछ जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में होता है कि इंश्योरेंस एजेंट को टाइमली ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि हमने इतना खर्चा किया ना अगर किसी बंदे पे, उसको सेलेक्ट करने में, उसको जॉब देने में, या उसकी फिर ट्रेनिंग भी कराने में, जॉब पे लगने के बाद, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी वो लॉन्ग टर्म तक हमसे जुड़ा रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म तक अगर वो हमसे जुड़ा रहेगा तो हमें बार बार इस सब में खर्चा बार बार नहीं करना पड़ेगा, कि हमें बार बार सिलेक्शन करना पड़ रहा है, बार बार हमें एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी दोबारा इस पोस्ट के लिए। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ एम्प्लॉय जुड़ा रहे। तो इसमें वही है कि हम बंदे को ढूंढ के ला के वो जॉब भरेंगे भी, और फील्ड पोजीशन रखेंगे, मतलब उसको टिकाए रखेंगे कैसे ना कैसे, अगर वो ढंग से काम करता है तो। ऐसे टाइमली उसको मोटिवेशन दे के, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग के, हम उसे टाइमली मोटिवेशन दे सकते हैं कि भाई तू कर सकता है। उसको पेड, दो तरह के मोटिवेशन दे सकते हैं, पेड और इनडायरेक्ट, कि उसके काम को ऑर्गेनाइज करावे हम ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई तू बहुत बढ़िया काम करता है, या उसको हम पेड भी कर सकते हैं कि पैसे दे दें हम उसको। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। तो एग्ज़ाम में जब भी ये क्वेश्चन आ जाए 16 नंबर का या 2 नंबर में, तो ऐसे ही अटैम्प्ट करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफर, कोटेड लाइन, फिर इस कोटेड लाइन की कुछ डेफिनेशंस, उसके बाद एक अपनी डेफिनेशन, और कुछ उस डेफिनेशन के बाद सम पहले भी या बाद में कॉन्सेप्ट लिख सकते हो, जैसे ये कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो इससे ऐसे अटैम्प्ट करना है। थैंक यू। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स और इंपॉर्टेंस अगली वीडियो में।